डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एस्टेट 2023 के टीजीटी साइंस के सॉल्यूशन। और जो इसमें क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू सेट डी है। वैसे हर सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, तो सेट डी डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। देखो, जो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। द लीस्ट डिस्टेंस अप टू विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नॉर्मल आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, उसके आगे हम अच्छे से मतलब क्लियरली नहीं देख पाएंगे। हाउएवर इट वेरीज विद एज फॉर इन्फेंट्स, मतलब जो बच्चे होते हैं छोटे, उनके लिए 5 से 8 सेंटीमीटर ये लीस्ट डिस्टेंस होता है। लेकिन एडल्ट के लिए क्वेश्चन में पूछा था, तो एडल्ट के लिए रहेगा 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 93, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम ट्वाइस, देन लाउडनेस किस फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वहां पर वाइब्रेशन होता है। लाउडनेस ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो लाउडनेस होगी वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी, वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड कितना है, और वो भी उसके स्क्वायर पर। तो अगर यहाँ पर हम ये बोला गया है कि डबल कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए एम्पलीट्यूड को डबल किया जा रहा है, तो जो उसकी लाउडनेस होगी वो, क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो जो लाउडनेस होगी वो 2a का स्क्वायर हम करेंगे तो लाउडनेस विल बिकम, जितनी भी पहले थी वो a का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये हो जाएगी 4i, यानी कि पहले अगर वो 1 थी तो अब वो 4 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डबल कर रहे हैं ना उसको। तो ट्वाइस मतलब 2 का स्क्वायर कर दीजिए, उससे पता लग जाएगा। तो आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 95, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग विद वन डायरेक्शन ओनली, तो डिस्टेंस इन nth सेकंड कितना होगा। तो देखो, आपने तीनों इक्वेशन तो पढ़ी होगी। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस तरह की तीन इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। तो जो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो हमें बताता है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है। उसका फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। u होती है इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर दिया भी है, और a होता है एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 107, कोई फोर्स हमें गिवन है जो कि 5 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पर 10 सेकंड के लिए लग रही है, तो आपको बताना चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी। तो यहाँ पर हम न्यूटन का सेकंड लॉ का इस्तेमाल अगर हम करें तो हमें पता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार जो फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखो, फोर्स इक्वल टू कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जब मास कांस्टेंट होता है तभी तो ये फॉर्मूला बनता है सेकंड लॉ से, F इक्वल टू एम ए। और एक्सेलेशन अभी मैंने यहाँ पर बताया था, एक्सेलेशन को हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए इक्वल टू आएगा v माइनस यू अपॉन में टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो F इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलेशन को मैं लिखूंगा v माइनस यू अपॉन में टी। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू निकालना है हमें। तो इसको मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू विल बी इक्वल टू फोर्स की टाइम में मल्टीप्लाई कर दीजिए और मास आ जाएगा यहाँ पर नीचे। अब टाइम कितना है 10 सेकेंड, मास कितना है 5, और इसको ऐसे लिखेंगे फोर्स कितनी है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। तो देखो यहाँ पर तो 2 आ जाएगा। तो v माइनस यू, क्योंकि ये डिफरेंशियल वेलोसिटी है तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहाँ पर ये इसको डबल कर देंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4 आई कैप प्लस 2 3 जो 6 जे कैप और 2 इंटू 6 12 के कैप। तो ये हमारा वेलोसिटी फॉर्म में, मतलब वेक्टर फॉर्म में आई है वेलोसिटी हमें निकालना, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर का, अगर मान लो कोई वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम जितने भी ये कंपोनेंट हैं इन सबको स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेंगे।
तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 36 और 12 का 144। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 196, और 196 का अंडर रूट आप करेंगे तो ये आएगा 14। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 111, अ बल्ब ऑफ 210 वाट विल प्रोड्यूस हीट इन कैलोरी पूछा है, 5 मिनट में कितनी होगी। तो देखो आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन में टाइम होती है। यहाँ पर हमें एनर्जी निकालनी है लेकिन जूल में नहीं, कैलोरी में। तो एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। अब देखो पहले मैं जूल में निकाल देता हूँ। पावर है 210 और टाइम है 5 मिनट। 5 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो इंटू मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, ताकि वो सेकंड में हो जाए। अब ये जो आंसर आएगा ये आएगा जूल में एनर्जी, हमें कैलोरी में बदलना है। तो हमें पता है कि 4.2 जूल में 1 कैलोरी होता है। तो 1 जूल में कितने कैलोरी हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो देखो जूल में तो हमें पता है, तो इतना जूल है, कैलोरी में बदलना है तो क्या करें, इससे 1/4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, या कह दो कि इसी को 4.2 से डिवाइड कर देंगे। तो एनर्जी इन कैलोरी आएगी 210 इंटू में 5 इंटू में 60 और डिवाइड करेंगे 4.2 से, ताकि कैलोरी में बदल जाए। तो जब हम इसको कैलोरी में बदलेंगे तो हमारे पास आएगा 15,000 कैलोरी, यानी कि ऑप्शन 3 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 112, हमें गिवन है कि डिस्टेंस किस तरह से टाइम पर वेरी कर रहा है। पूछा है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी ड्यूरिंग इंटरवल 1 से 10 सेकंड। देखो मैं आपको दो चीज़ बता देता हूँ। अगर वो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछते या एक टाइम दिया होता उसमें पूछते कि कितनी स्पीड हो जाएगी, तब तो हम इसका ds/dt कर देते। ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड निकालने के लिए। बट हमसे पूछा है एवरेज स्पीड, तो ऐसे में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होगा वो ये होगा कि जो डिस्टेंस होगा इन t सेकेंड, या कह लो कि s2 माइनस s1 अपॉन में t2 माइनस t1 करेंगे हम। अभी s2 s1 क्या है, तो मान लेते हैं ये है t2 और ये है t1। तो s2 का मतलब हो गया वो डिस्टेंस जब उसने t2 टाइम में कवर किया है, वो कितना होगा। देखो 1.2 t स्क्वायर है, तो 1.2 t की जगह पर हम लिख देंगे 10 का स्क्वायर। फिर जो s1 है, यानी कि जब टाइम हमारा t1 है, जब टाइम 0 है, तो 1.2 इंटू में 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 ही आएगा, और t2 माइनस t1 हम कर ही लेंगे। तो s2 कितना है 1.2 इंटू में 10 का स्क्वायर माइनस s1 यानी कि 0 अपॉन में t2 माइनस t1 मतलब 10 माइनस 0। तो बस इसी को हमें सोल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू में 100 अपॉन में 10। इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊँ तो ये 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल करेंगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है कितना होगा। मैं आपको सबकी रेंज बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम वापस। देखो ये फोर्स है, 4 फंडामेंटल फोर्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। अगर स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो फंडामेंटल फोर्स होती है वो होती है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और इनकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर तक, मतलब जितना एक तरह से एक न्यूक्लियस होता है उसके साइज की रेंज की ये फोर्स काम करती है। और ये न्यूट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो, उनके बीच में लगती है, ठीक है। और ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करती। अफेक्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ओनली, इलेक्ट्रॉन का इससे कोई रिलेशन होगा नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, इन्फिनाइट रेंज होगी, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगेगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन, मतलब कुल मिलाकर के जो चार्ज पार्टिकल होंगे उनके बीच में ही लगेगी। और ये सभी ऑब्जेक्ट को इफेक्ट करते हैं, चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो। वीक न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी वीक होगी और इसकी रेंज होगी 10⁻18 मीटर। इफेक्ट ऑल द पार्टिकल, सबको इफेक्ट करेगी ये। मेन है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा टीजीटी में पूछा जाता है। ये काफ़ी वीक हो गई, इन्फिनाइट रेंज की होगी, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी प्लेनेट हैं या सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशन फोर्स काम करती है। वैसे तो ये बहुत वीक है लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट भी है।
अफेक्ट ऑल द पार्टिकल विद मास, सभी को ये इफेक्ट करती है जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। इसका चार्ज से कोई रिलेशन नहीं है, मास होना चाहिए। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में मास m1 और m2 है, डिस्टेंस r है, तो इसके बीच में फोर्स लगती है g m1 m2 अपन में आर स्क्वायर। ऐसी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपन में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर रेंज पूछी थी ग्रेविटेशन फोर्स की, तो वो कितनी होगी, इन्फिनाइट। क्वेश्चन नंबर 119, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड तो क्या होगा। देखो वैसे अगर इसमें ये दिया होता ना एंगल कितना होगा, तो और बेटर मैं इसको एक्सप्लेन करता है, या और बेटर हम उसको आंसर चूज कर सकते हैं। बट क्योंकि एंगल दिया नहीं है, क्योंकि अगर एंगल जैसे 90 डिग्री दिया होता तो वो सर्कुलर पाथ कवर करता है, उसके लिए अलग मेजरमेंट होती है, उसमें रेडियस बनाता है, सर्कल बनाता है, रेडियस होता है उसका कुछ। और अगर किसी एंगल पर इंक्लाइंड होता तब स्पाइरल पाथ होता है। बट फिलहाल क्योंकि कोई एंगल नहीं दिया, बस ये बोला है कि पासिंग कर रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो स्ट्रेट जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। यानी कि मैं एंगल मान के चल रहा हूँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कोई एंगल होता तो हम इस फॉर्मूले से उसको एक्सप्लेन कर देते, क्यू वी क्रॉस बी से। सिंस इट इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब जब एंगल 0 होगा तो फॉर्मूला मैंने बताया क्यू वी बी क्रॉस है ना, तो साइन थीटा आता है। तो जब साइन 0 डिग्री होगा तो उसकी वैल्यू होती है 0, तो उस पर फोर्स नहीं लग रही होगी। जब उस पर फोर्स नहीं लग रही तो उसका एक्सेलेरेशन भी 0 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू एम में होता है। मास तो 0 होगा नहीं इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सेलेरेशन 0 होगा। जब एक्सेलेरेशन 0 है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सेलेरेशन 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी वही फाइनल वेलोसिटी रही होगी, तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये बात तो श्योर है। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी उसमें रहेगी हाफ एम वी स्क्वायर, ना तो उसका मास चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एनर्जी और वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 120 जी, लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। पहले मैं आपको सारे एंगल बता देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखो जब लाइट किसी प्रिज्म पर आकर के टकराती है, लेट यहाँ पर आ रही है वो, तो अगर मैं इसका नॉर्मल से देखूं तो ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आई। इसके बाद क्या होता है, ये लाइट जाएगी अंदर, यानी कि रिफ्रैक्शन होगा। जब रिफ्रैक्शन होगा तो लेट ये इसका ओरिजिनल पाथ है, जब प्रिज्म ना होता तो ये ऐसे जाती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो लाइट की बेंडिंग होगी, और बेंडिंग होगी टुवर्ड द सेंटर, या कह लो कि जो बेस है उसकी तरफ इसे बेंड हो जाती है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इस नॉर्मल को आगे बढ़ाऊं, तो नॉर्मल को आगे बढ़ाने पर इसको मैं आगे ले जा रहा हूँ इस तरह से। अब जो नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि ये हो जाएगा R1 यहाँ पर। अब फर्दर ये लाइट आगे जाएगी, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, लाइट आगे गई और यहाँ से बेंड हो जाएगी फिर से, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, जो नॉर्मल है बाहर और जो लाइट बाहर आई है उनके बीच का जो एंगल होगा उसको तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। और देखो जो एक्चुअल लाइट थी ये वाली, और जब ये बाहर आएगी तो इसको मैं पीछे ले जाऊं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ये दो मेन चीज काफी पूछी जाती है, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है जो लाइट बाहर आई और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, तो इस एमर्जेंट बीम को आप पीछे ले जाओ, लाइट को पीछे ले जाओ, और जो एक्चुअल लाइट है उनके बीच के एंगल को देखो तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया एंगल ऑफ डेविएशन होगा एमर्जेंट रे और एक्चुअल रे के बीच का एंगल। तो यहाँ पर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे नहीं, द एंगल बिटवीन, सॉरी ये इंसिडेंट रे है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द एमर्जेंट रे, द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म तो नहीं होगा, रिफ्रैक्टेड रे और एमर्जेंट रे से कोई मतलब नहीं है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, देखो मैंने आपको बताया था जो एंगल होगा वो एमर्जेंट और जो एक्चुअल इंसिडेंट बीम है उसके बीच का होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और द एमर्जेंट रे।
तो ऑप्शन करेक्ट होगा फर्स्ट। में यहाँ पर भी बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये हो गया प्रिज्म, यहाँ पर लाइट आई, ये नॉर्मल, यहाँ पर ये बेस की तरफ झुक गया, अब ये फिर से रिफ्लेक्ट होगा नीचे की तरफ। लेट अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये लाइट सीधी जाती इस तरह से। अब ये जो एमर्जेंट रे है इसको आप पीछे ले जाओ, तो ये जो एंगल बना यानी कि एक्चुअल रे, इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे, इसके बीच के एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। इसके कुछ फॉर्मूले भी बता देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस, अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तब के लिए फॉर्मूला होता है साइन ए बाई 2। और एक फॉर्मूला होता है अगर एंगल ऑफ प्रिज्म काफ़ी छोटा है तो तब के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए। रिलेशन भी काम आता है काफ़ी। ये तो मिनिमम डेविएशन के लिए, जब मिनिमम डेविएशन हो रहा हो, और ये तब के लिए है जब एंगल ऑफ प्रिज्म काफ़ी स्मॉल हो, तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए। क्वेश्चन नंबर 126, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर। आपने पढ़ा होगा जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो सॉलिड में मैक्सिमम होती है। तो यहाँ से आप देख लो सॉलिड क्या है, सॉलिड है ग्लास, तो वही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किसी एच हाइट पर पूछा है कि फ्रैक्शनल चेंज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में कितना होगा। मैं दो फॉर्मूले बता देता हूँ। जैसे अगर आप अर्थ से एच हाइट ऊपर जाओ तो जो नया जी होगा एच हाइट पर वो होता है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर। एक तो ये फॉर्मूला है जब आप ऊपर जा रहे हो, और अगर आप पृथ्वी के नीचे की तरफ जा रहे हो, लेट डी डेप्थ आप नीचे गए, तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो होगा जी 1 माइनस डी अपॉन में आर। ध्यान रखना यहाँ पर तो 2h अपॉन आर आता है माइनस में, और यहाँ पर सिर्फ टी अपॉन आर आता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में बताना फ्रैक्शनल चेंज, सिर्फ ये नहीं बताना कि कितना हो गया है, ये बताना फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें फाइंड करना है जी एच डैश यानी कि एच हाइट पर कितना है माइनस सरफेस पे कितनी ग्रेविटी है अपॉन में सरफेस पर ग्रेविटी, यही तो फ्रैक्शनल चेंज होगा। लेकिन क्योंकि अब देखो जब आप एच हाइट पर जा रहे हो तो ये वैल्यू कम होगी इससे, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे माइनस करूंगा जी माइनस जी डैश, ठीक है, अपॉन में जी। क्योंकि ऐसे करेंगे तो माइनस आएगा, मतलब वो भी ठीक होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन क्योंकि हम ग्रेटर वैल्यू से लोअर वैल्यू माइनस करते हैं तो इसलिए मैं करूंगा जी माइनस जी एच अपॉन में जी। अब जी माइनस जी एच कितना है जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर, और इसको डिवाइड कर दीजिए जी से। अगर आप जी कॉमन लेंगे तो यहाँ से 1 माइनस 2h अपॉन आर बचेगा अपॉन में जी, जी से जी कैंसिल, तो 1 माइनस 1 प्लस 2h अपॉन में आर आ गया, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2h अपॉन में आर। यानी कि फ्रैक्शनल चेंज पूछा है तो इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो रहेगा 2h अपॉन में आर, ऑप्शन 3। जल्दबाजी में बहुत बच्चों ने 1 माइनस 2h अपॉन आर कर दिया था, लेकिन फ्रैक्शनल चेंज पूछा है तो 2h अपॉन आर आएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर, कौन सा मिरर रियर व्यू मिरर की तरह इस्तेमाल होता है। तो आप देखो ज़्यादातर साइड में जो मिरर लगे रहते हैं या पीछे देखने के लिए गाड़ी के अंदर जो मिरर लगे रहते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो लार्ज व्यू प्रोवाइड करते हैं, मतलब पीछे की जो चीजें होंगी काफी दूर तक दिखाएंगे। हाँ, कॉन्वेक्स मिरर जो भी ऑब्जेक्ट पीछे का दिखा रहे होंगे वो स्मॉल इन साइज होगा, और हमें ये नहीं पता होता कि कितनी दूरी पर है, इसलिए आपने बहुत से इस तरह के मिरर में पहले आते थे, लिखा रहता था ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 137 है, ये आपको क्लास 9th एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, मतलब कोई ब्लॉक, पहले टेबल बना लेते हैं। अब कोई ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, इफ ब्लॉक हैव लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर और हाइट है 40 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है प्रेशर कितना लगा रहा होगा। देखो प्रेशर डिपेंड करता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो हमें ध्यान से कंसिडर करना होगा सही आंसर लाने के लिए। अब ब्लॉक का LBH हमें गिवन है, तो मैं एक ब्लॉक पहले बना लेता हूँ। अब इसकी जो हाइट है वो गिवन है 40 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ और ब्रेथ, ये मान लेते लेंथ है
और ये ब्रेड्थ है, तो ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है एल, ये बी और ये एच। अब आप ये देखो, जो हम यहाँ पर एरिया लेते हैं ना, वो एरिया लेते हैं जो कि इस पर कांटेक्ट में हो, टेबल से कांटेक्ट में होगा। अब टेबल से जो कांटेक्ट में होगा वो उसका एल इंटू बी तो होगा, एच से तो कोई मतलब नहीं है हमें। तो एरिया लेने के लिए हम सिर्फ एल क्रॉस बी करेंगे, एच से कोई मतलब नहीं है। ध्यान रखना, हम उन लेंथ या ब्रेड्थ की मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सरफेस से कांटेक्ट में होगा। इसी को अगर आप खड़ा करके रख दोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि तब एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज हो जाता है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट मेन चीज है, उसको ध्यान से लेना होता है। फोर्स तो हम निकाल लेंगे, एफ इक्वल टू एम जी होता है, यानी कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, प्रेशर इक्वल टू एम जी अपॉन में एल इंटू में बी। मास कितना है 5 जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी क्योंकि गिवन है यहाँ पर, और लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो उसको भी आप चेंज करेंगे मीटर में, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर ब्रेड्थ है 20, तो इसको भी आप 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये एसआई यूनिट में आ जाएगा। जो भी आप देख रहे होंगे आप सब चीज़ें एसआई यूनिट में, इसलिए मैंने लेंथ और ब्रेड्थ को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने पर आएगा 2450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ध्यान रखना, फॉर्मूले में हम वही एरिया लेंगे जो कि टेबल के सरफेस से कांटेक्ट में होगा। जैसे अगर कोई मान लो ब्रिक है यानी कि ईंट है, तो अगर आप उसको ऐसे रख रहे हो और एक बार आप उसको ऐसे रख रहे हो, तो वो सरफेस पर डिफरेंट प्रेशर अप्लाई करेगी, भले ही उसका वेट सेम हो, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो एरिया पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 141, a porter lifts a luggage of 15 किलोग्राम फ्रॉम ग्राउंड एंड पुट्स ऑन हेड 2 मीटर अबव द ग्राउंड। तो वर्क डन कितना होगा? देखो, जब कोई सामान आप एच हाइट ऊपर उठाते हो तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है एम जी। जब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई? जो आपने काम किया, तो जो वर्क डन होगा वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाएगा, और फॉर्मूला होगा एम जी एच। मास कितना है 15, जी की वैल्यू में 10 ले सकते हैं गिवन है, और हाइट है 2, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये आएगा 300 जूल या नैनो न्यूटन मीटर भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर, ऐसा यूनिट। तो न्यूटन मीटर लिख लो या जूल लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 300 जूल या 300 नैनोमीटर न्यूटन मीटर। Question number 142. The kinetic energy of an object of mass m moving with velocity 5 meter per second 25 joule है। If the velocity of the object is increased by 3 times, यानी कि पहले velocity v है, तो जो kinetic energy है वो है 25 जूल, ठीक है, और velocity 5 है। अब बाद में क्या कर रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, यानी कि जो नई वेलोसिटी है पहले वाले की 3 गुना हो गई है, तो बताओ कि न्यू काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी का, होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट करूं तो, क्योंकि यहाँ पर v जो है वो 3 गुना हो गया, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 25 गुना 9 आंसर आ जाएगा, करेंगे अभी। तो काइनेटिक एनर्जी न्यू जो होगी वो होगी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी वो हाफ एम वी स्क्वायर रही होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m वी डैश की जगह मैं लिख रहा हूँ 3v का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन में 1/2 m वी स्क्वायर। मैंने इसको इस तरह से लिख लिया है। तो देखो, ये तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी है, जो कि अब जो न्यू काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो 9 इंटू पहली काइनेटिक एनर्जी है 25, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इट विल बी 225 जूल 225 जूल, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 147, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, इफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है। पहले कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने आपको पहले बताया था हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ठीक है। और मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो वो इमेज जो होगा हमेशा शीशे के अंदर, दर्पण के अंदर बनाएगा, यानी कि जो मिरर होगा मिरर के इनसाइड इमेज बनेगी। और जब भी मिरर के अंदर इमेज बनती है तो वो हमेशा आभासी होती है। आभासी का मतलब हो गया वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और हमेशा मिरर के अंदर बनेगी, यानी कि इनसाइड द मिरर। हमसे पोजीशन ऑफ इमेज पूछा है,
तो आपने पढ़ा होगा, जैसे इसको तो हम यू लेते हैं डिस्टेंस को, और वो नेगेटिव होता है, और क्योंकि इसमें इनसाइड द मिरर बन रही है इमेज, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो इसका मतलब इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि माइनस नहीं आएगा, प्लस ही आएगा। अब फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u। माइनस क्यों आ रहा है, प्लस क्यों आएगी इमेज, क्योंकि इसमें जो साइन कन्वेंशन होते हैं, इधर जो भी डिस्टेंस होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो प्लस, इधर वाला माइनस। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर की हमेशा प्लस होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ भी इनसाइड द मिरर लाई करती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें गिवन है 3 मीटर। आपने पढ़ा होगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का। तो फोकल लेंथ हो जाएगी r/2, इसका मतलब 3/2 का मतलब 1.5 मीटर। तो यहाँ पर फोकल लेंथ होगी 1.5 इक्वल टू 1/v तो निकालना है, प्लस 1/u। ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर है तो -5 लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर होता है, तो ये डिस्टेंस नेगेटिव लेते हैं। और 1.5, अब इसको आप इधर लाओगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 इक्वल टू 1/v। तो बस इसको हमें सोल्व करना है। इसको आप 10/15 लिख सकते हैं, प्लस में 1/5। एलसीएम आएगा 15 तो 10 प्लस 5 के टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 13/15। तो ये क्या है 1/v, हमें तो v चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v इक्वल टू 15/13। और ये देखो आप प्लस ही आ रहा है, माइनस तो आएगा ही नहीं। जब भी इमेज मिरर के अंदर बनेगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, क्योंकि मिरर के अंदर वर्चुअल और इरेक्ट होती है। और ध्यान रहे जो कॉन्वेक्स मिरर होगा वो हमेशा छोटी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, उसकी v की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और उसकी फोकल लेंथ भी हमेशा पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर की। क्वेश्चन नंबर 149 है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो पूछा है कि ग्लास में स्पीड कितनी होगी। ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा पेज नंबर 150 पर। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में गिवन है, पूछा है कि ग्लास में कितनी स्पीड होगी। वैसे भी वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब वो बाकी किसी भी मीडियम में जाती है तो स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, तो सेम तो नहीं रहेगी क्योंकि वो ग्लास में जा रही है। अब कम होगी, कम कितनी होगी, देखो एक फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू c/v। c मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा c/म्यू। c कितना है 3 × 10⁸, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.50। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे ये आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इनमें से कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। एक क्वेश्चन रह रहा है अभी बीच में 116, विच इज करेक्ट ऑप्शन इन द फ्लोइंग। तो यहाँ पर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में पूछा गया है। तो पहले इसका कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है, जैसे आप अगर फोर्स लगाएंगे भी तो उसका अपोज करेगा फ्रिक्शन, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर ऑब्जेक्ट मोशन स्टेट में है तो, मतलब रुका हुआ है तो। स्लाइडिंग मोशन में आप ऑब्जेक्ट को मतलब स्लाइड करेंगे तो उस टाइम स्लाइडिंग फ्रिक्शन काम करेगा, और जब ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तब उसमें रोलिंग फ्रिक्शन रहेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो इस बॉक्स को खिसकाना काफी मुश्किल होगा, अगर हम यहाँ पर पहिए लगा दें, यानी कि हम इसको स्लाइड करवाएंगे तो स्लाइड करने में भी थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, बट इससे आसान होगा। लेकिन जब हम यहाँ पर व्हील्स लगा देंगे तो इसको फिर रोल करवाना काफी इजी हो जाएगा। इसीलिए तो जितने भी व्हीकल होते हैं सब में रोलिंग फ्रिक्शन काम करता है, क्योंकि वहां पर रोल करवाते हैं हम चीजों को, मतलब कि रोटेशनल मोशन वहां पर होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम करता है, जब रेस्ट में ऑब्जेक्ट, स्लाइडिंग जब स्लाइड करवा रहे हो, रोलिंग जब रोल कर रहे हो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स विच कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, इसकी वजह से रेस्ट पर रहेगा और ये हाईएस्ट होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग या स्लाइड कर रहा है। इट इज लोअर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन बट हायर देन द रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब ये इससे तो ज्यादा होगा, सॉरी इससे तो कम होगा और इससे ज्यादा होगा। और रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सरफेस, और सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो सबसे ज्यादा कौन होगा,
स्टैटिक। तो आप ये देख लो इसमें स्टैटिक कहाँ पर सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन में आप देख रहे होंगे स्टैटिक सबसे पहले आया, फिर उससे कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और फिर उससे कम रोलिंग फ्रिक्शन। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।